हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। आज से आपका एमसीक्यू सेशन मतलब लूसेंट एमसीक्यू स्टार्ट। लूसेंट एमसीक्यू आज से हम लोग करेंगे। लूसेंट एमसीक्यू थ्योरी सेशन आपका चल रहा है। ठीक है, थ्योरी सेशन, थ्योरी के साथ में एमसीक्यू हो जाएगा। आपके जो नंबर है ना वो पक्के होंगे। ठीक है, इधर थ्योरी पढ़े, इधर एमसीक्यू कर लीजिए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट। हम प्राचीन इतिहास पढ़े थे। ठीक है, थ्योरी में। तो आज हम प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन ही लगाएंगे। प्राचीन इतिहास। चलिए स्टार्ट। देखिए, और हाँ, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका चैनल है, आपके लिए ही प्रतिबद्ध है, आपके लिए ही काम कर रहा है। ये जो क्वेश्चन, ये सीरीज, मैथ की सीरीज, लूसेंट सीरीज, ये लूसेंट के क्वेश्चन की सीरीज सारी लाई जा रही सिर्फ आपके लिए, आने वाले एग्जाम्स में, ताकि आप लोग विजयी हो सके, आप लोगों का रैंक आ सके, आप लोगों की एक सिलेक्शन हो सके, बस इसीलिए। ठीक है, चलो, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इतिहास, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। इतिहास में क्या अध्ययन? आप अपने आप से सोचिए, खुद से। अतीत के बारे में करते हैं ना, ठीक, शासन है, समाज है, पर्यावरण, कुछ नहीं, अतीत के बारे में सीधा सीधा। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? यूनानी इतिहासकार की बात कर रहा, सबसे पहला कौन था? वो क्या कहेंगे? हेरोडोटस था। यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। ठीक है? निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ये ऐसा स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये यूथी यूथी डाइडिस यूथीसीडाइडिस ने कहा है। थ्यूसीडाइडिस। एक सेकेंड, अगेन इसको क्या कहा है? थ्यूसीडाइडिस। ठीक है, आंसर। ओके, थर्ड फोर्थ की बात करें तो द हिस्टोरिक, द हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज या फिर हिस्टोरिका की रचनाकार है। ठीक है, अगर हम इसके रचनाकार की बात करें तो हेरोडोटस। ठीक है, हिस्ट्री किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। या फिर हिस्ट्रीज किसने लिखी है? हेरोडोटस ने लिखी है। हिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, फटाफट करेंगे। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? ये हीगेल ने कहा है। हीगेल ने कहा है कि इतिहास अपने को दोहराता है। याद करते जाइएगा क्वेश्चन, जो आपको याद ना हो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए। हम इतिहास से ही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता है। यह भी स्टेटमेंट किसका है? हीगल का। इसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास, समस्त इतिहास यानी पूरा इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष, संघर्ष में दिखाया, वर्ग संघर्ष करते रहो। कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है, कौन कौन? देखिए, इतिहास के विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता, कुछ नहीं सीखता। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष मतलब संघर्ष की बात करें तो शोषक, शोषक और शोषित वर्ग, मतलब शोषक जो शोषक मतलब जो शोषण कर रहा है, और शोषित जो शोषित हो रहा है, उस वर्ग की बात कर रहा है। ये उसके बीच में संघर्ष,
ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बी। चलिए हम रेड, ठीक है चलिए कलर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ने ही दिया। किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने दिया। कौन? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, ठीक है। अगर बात करें कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में निम्नलिखित सिद्धांत का से मदद से समझाया। किस सिद्धांत की मदद से समझाया? आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जैसा कि आपने यहाँ देखा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत इसका है, ठीक है। इसी में बताया गया है कि वर्ग संघर्ष, ठीक है। इतिहास विगत की राजनीति है, विगत की राजनीति है, ऐसा किसने कहा है? यह कहा है सीले ने। इतिहास जो है विगत की राजनीति है, सीले का स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि सूची 1 सूची 2 से मिलाना, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और कहा गया है कि वो स्टेटमेंट किसके बारे में। तो फर्स्ट है कि ओक्साट एंड ट्रेवेलियन एंड कलिंगवुड एंड ब्यूरी। तो ओक्साट अगर बात करें तो ओक्साट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ठीक है। सच यह है कि इतिहास में अतीत जो है वर्तमान के साथ बदलता है, ये ओक्साट ने कहा है। ट्रेवेलियन ने क्या कहा है? कि ट्रेवेलियन ने कहा है कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, ऐसा कहा है ट्रेवेलियन ने। कलिंगवुड ने क्या कहा है? कलिंगवुड ने कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी ने क्या कहा है? इतिहास स्वतः एकमात्र विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, ये ब्यूरी ने कहा। इस हिसाब से अगर देख ले कि ए का थर्ड और बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 मतलब ए आंसर, ठीक है। चल आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। समस्त इतिहास जो है समकालीन इतिहास है। यह किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा है? ये कहा है हमारे, एक सेकंड, ये किसने कहा है? ये कहा है बेनेडिटो क्रोचे, बेनेडिटो क्रोचे, ठीक है। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता, क्या किसने? इतिहास जो है अतीत और वर्तमान के बीच अंतर वार्ता है, यह किसने कहा है? H.E.H. कार ने कहा। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC इसका संक्षिप्तिकार है। संक्षिप्तिकार किसका है? संक्षिप्तिकार होना चाहिए, ठीक है। संक्षिप्तिकार है किसका है? बिफोर क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब ये आंसर, ठीक है भाई। BC बिफोर क्रिस्ट ही तो होता है ना, आपको मैंने बताया था पढ़ाते समय सेंट में। चलिए 17 नंबर में क्या कहता है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी जो है वह पूर्ण रूप क्या होगा? एडी, एडी का पूर्ण रूप बताओ। एडिन एनो डोमिनी, एनो डोमिनी होता है, ये भी मैंने बताया। चलिए आगे देखते हैं कि 18 में वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 50 ईसा पूर्व, इसका क्या मतलब होता है?
वर्ष 50 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद, वर्ष 50 ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद। ठीक, चलिए, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में, 1015 ईस्वी किस शताब्दी में, देखो 10 शताब्दी खत्म हो गई, तो 10 तो 15 15 आ गए, मतलब कि 11वीं स्टार्ट हो गई ना, क्या कहोगे 11वीं स्टार्ट। चलो, चलिए ईसा पूर्व इसमें लिखा, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है तो ईस्वी ही रहना। ये अगला देख लेते हैं 20वां। 20 में कहा गया है कि विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त गुप्त संवत और कलिंग संवत। देखिए, यहाँ से आपके जो फैक्ट है, जो भी आप बोल रहे हैं उसको राइट डाउन करते जाइएगा, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा ये मकसद इस क्वेश्चन सीरीज कराने का यही मकसद। ठीक है, वहां से लूसेंट की थ्योरी पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन लगाएंगे, और सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। इसमें इसमें यूपीएससी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन हैं जितने भी एग्जाम में। तो विक्रम संवत की अगर बात करें, तो विक्रम संवत जो है वो विक्रम संवत 78 ईस्वी की बात है। ठीक है, विक्रम संवत जो है 78 ईस्वी की बात है। देखो इसमें, इसमें 2 4 5 एक है दिया गया है, एक एक 3 2 4 दिया गया है, 4 5 2 3 दिया गया है, 4 3 2 1 दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, अगर विक्रम संवत की बात करें तो ये 78 58 ईस्वी। ठीक है, और शक संवत की बात करें तो 78 ईस्वी। ठीक है, और गुप्त संवत की बात करें तो वो 320 ईस्वी, और कलिंग संवत की बात करें तो वो 3102 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है, इस हिसाब से देख लो कि फर्स्ट का कौन आया 4, और सेकेंड का 3, और इसका 2, और इसका 1, तो 4321, 4321। चलो अगला करो कि विक्रम संवत, अभी जैसे आपने पढ़ा विक्रम संवत कब 58 ईस्वी, कितना 58 ईस्वी। विक्रम सम देखो, दो दो संवत जरूर याद रखिए, विक्रम 58 ईस्वी, और यहीं पे शक संवत की बात करें तो वो 78, ये क्या है देखिए, ये शक संवत है। ठीक, 78 में शक संवत, और विक्रम क्या होगा 58 ईस्वी। ये ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है। ठीक है, विक्रम संवत ईसा पूर्व, और और शक संवत ईस्वी 78। ठीक है, शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये क्या कहोगे कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में हुआ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है, राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात करें तो भारत का वह कौन सा है, कलिंग संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इसमें से कोई भी नहीं, तो क्या कहोगे शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया, तो क्या कहोगे गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया, तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एंड स्कंदगुप्त, क्या चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, आंसर चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया, इसको इसको समझिए कि इन्होंने, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है, उन्होंने ये जो
किया है। क्या गुप्त संवत का प्रारंभ वो अपने राज्यरोहण स्मारक के रूप में किया है। ठीक है, जब वो राज्यरोहण कर रहे थे, राज्य उनको मिला था, ठीक है, का सिंहासन, तब उस समय उन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। इसमें क्या कहा गया कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ, सही है। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी होना चाहिए। ठीक है, ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये भी सही है। ठीक है, गुप्त संवत 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये भी ईस्वी लिख लो, भी सही है। ठीक है, भारत में मुसलमान शासन युग जो है वह 1192 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। गुप्त संवत 319, शक संवत 78 ईस्वी और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। ठीक है, चलो आगे देखो। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संघर्ष की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की? अगर हम इसको देखें तो वो हो जाएगा ये भी अपने राज्य में। तो इसको याद रखिएगा, कोई भी अगर संवत आ रहा है, ठीक है, किसी के नाम से, तो वो जो होगा उसका आंसर वो राज्यरोहण के टाइम पे ही होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में गलत है। सिंध विजय पर उपलक्ष्य में ये भी गलत है। पूर्वी भारत की विजय उपलक्ष्य में ये भी गलत है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संवत कल्चरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कल्चरी संवत भी कहलाता है? कल्चरी संवत कहलाता है किसके द्वारा? विक्रम संवत, शक संवत या फिर राष्ट्रकूट संवत, या इनमें में से कोई? कल्चरी संवत की अगर बात करें तो वो हमारा हो जाएगा राष्ट्रकूट संवत। ठीक है, राष्ट्रकूट संवत को अपनाने के लिए, नहीं, कल्चरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले राष्ट्रकूट संवत के कारण कल्चरी संवत भी कहलाता है राष्ट्रकूट संवत। ठीक है, अगला देख लेते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन जो है वो किसने किया? तैलम सेकेंड, सोमेश्वर वन एंड विक्रमादित्य सिक्स और सोमेश्वर सेकंड। क्या कहोगे कि चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य सिक्स ने प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? नया संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है? तो धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन और लक्ष्य सेन। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? कौन सा वर्ष 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? इसमें फर्स्ट आंसर ऑप्शन दिया गया है 1931, 1952, 2066 और 2082। तो कौन सा शक संवत होगा? हम लोगों ने शक संवत कितना पढ़ा था? 78 ईस्वी। 78 इसमें जोड़ दो तो 9 8 17। ठीक, मतलब ये आएगा आंसर। ठीक है, 9 8 17 7 1 तो 2087। ठीक है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2087। सॉरी, एक सेकेंड। वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। एक सेकेंड, शक संवत 78 ईस्वी ही तो था ना, आप लोगों ने भी पढ़ा है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 78 प्लस 2009 ही तो।
2009 17 9 और 17 आते 2087 यही सही होगा। ठीक है, कौन सा 2087। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत के रूप में करने पर मान होगा। 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। ईसवी संवत में अगर हमें करना है तो इसका मान क्या होगा, तो बताइए। 2070 पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईसा पूर्व, 2013 ईस्वी। सही। तो 2013 ईस्वी होगा। कैसे? ईस्वी संवत में लाना, विक्रम संवत है। ठीक है, 2070 माइनस 57, 10 में से 7 गया 3। ठीक, ये बात ठीक। अब 2050 ना, ठीक है, 2013 ईस्वी। तो 57 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि विक्रम संवत तब से 57 ईसा पूर्व से, 57 ईसा पूर्व, तो ईस्वी से ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करा 57, तो 57 उसको घटा दोगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवत आरंभ, एक सेकंड, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? जोड़ लो, देखो, विक्रम संवत 57 और ये 78 ईस्वी, दोनों को प्लस करो, 8 7 15, ठीक, और 7 5 12, 1 3, 135, ठीक, सीधा 135 वर्ष का। तो पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख सब वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करनी हो तो वर्ष होगा विक्रम संवत। शक संवत जो है 565 का दिनांकित है, और इसे किसमें बदलना है? विक्रम संवत में बदलना है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो 600 हो जाएगा। कैसे? 600। ठीक है, कैसे होगा देखो, 465 ईस्वी है ना, शिलालेख शक वर्ष ये, ठीक, और इसे विक्रम संवत में बदलना, तो कितना जोड़ दोगे? 135 वर्ष जोड़। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शक संवत है। ठीक है, तो शक संवत जो था वो कितना होता है? शक संवत 78 ईस्वी और 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, यानी ये ईसा मसीह का अगर जन्म है तो यहाँ से ये 57 जो है ये ये क्या है? विक्रम संवत है। और यहाँ से 78 ये क्या है? शक संवत। ठीक है, और इसने कहा है कि 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो विक्रम संवत मतलब यहाँ पे करना, यहाँ पे करना। ठीक है, तो ये जो डेट लिखी हुई है ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो 465 ईस्वी, ये सब ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है। ठीक, ये ईसा पूर्व। तो यहाँ से ये इतना था ये ऑलरेडी, और यहाँ से हमको यहाँ आना है। ठीक है, इतना तो ये ही है। ठीक है, इतना ये सीधा सीधा घट गया, और ये इतना, तो ये जुड़ करके कितना आया था? 135। 135 प्लस ये, यहाँ पे हम आ जाएंगे, वही आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, हमें निकालने का तरीका भी बता दिया। ठीक है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हो तो शक संवत क्या होगा? देखो, 2063 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसे हमें शक संवत में बदलना। ठीक है, क्या है ये? विक्रम संवत है। तो मैंने जैसा बताया, देखिए यहाँ,
विक्रम संवत 57, ठीक है, और शक संवत 78, ठीक है, और किसमें लिखा हुआ है? विक्रम संवत में, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें इसे बदलना है किसमें? शक संवत में। तो हमें कितना घटाना पड़ेगा? 2063 में से 135 घटाना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, मतलब गैप 135 वर्ष, ठीक, 135 हटा दो, तो 13 - 5, 8 × 13 8, ठीक है, और इधर 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 0, ठीक है, और यहाँ 10 और 9, ठीक, तो कितना हो गया? 1928, इसका आंसर 1928 शक्ति, ठीक है, ठीक है, हमने निकालना आपको बता रहा हूँ पूरा, ठीक है, तरीके से। अगला देख लेते हैं कि पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति, स्तर विन्यास पद्धति, जो स्तर टू स्तर विन्यास पद्धति है, उसमें से निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है स्तर विन्यास पद्धति पुरातत्व में? उसको देख लेते हैं, बताइए। किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा भौतिक भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, दुधारू पशुओं की सांख्यिक संपत्ति, दुधारी पशुओं की सांख्यिक और संपत्ति। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? क्या हो जाएगा? भौतिक अवशेष के क्रमिक क्रमिक निक्षेप, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 37 में कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? आइए, आपको मैंने बताया भी था, ये लूसेंट का क्वेश्चन है, एकदम लूसेंट की थ्योरी में बताया था। आइए, 35 का आंसर क्या होगा? हेरोडोटस होगा, ईगल होगा, या फिर बी ए स्मिथ होगा, या फिर बिलर्ड लिब्बी होगा? आइए, बिलर्ड लिब्बी, बिलर्ड लिब्बी, क्या बोलोगे? 37 का बिलर्ड लिब्बी होगा, ठीक है, कि इन्होंने कार्बन 14 की तिथि निर्धारण की पद्धति का विकास किया। काष्ठ, अस्थि और शंख पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? पुरातत्वीय नमूना निर्धारण के लिए कार्बन 14, आर्गन 14, आइसोटोप, स्ट्रांसियम 19, यूरेनियम 238। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? कार्बन 14, ठीक है। ये कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है, बताइए निम्न में से? जीवाश्म में, पौधों में, चट्टानों में, इनमें में से कोई बताइए। कार्बन डेटिंग जो है आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त की जाती है किसमें? 40 बताइए आंसर क्या होगा? जीवाश्म के लिए, ठीक है, जीवाश्म के लिए। अगला देखते हैं कि प्रागैतिहास के अंत में इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ये मानव ने चलना सीखा, मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, मानव ने लिखना सीखा, मानव ने घर बनाकर रहना सीखा। इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? बताइए, 40 का आंसर बताइए फटाफट। क्या कहेंगे? मानव ने जब लिखना सीखा तब उसे प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ। मैंने इसके फर्स्ट डिफिनेशन जैसे बताई थी कि प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहास। तो प्रागैतिहास में सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य थे, उसमें लिखित साक्ष्य नहीं थे। तो यानी लिखित साक्ष्य समाप्त, ठीक है, आद्य इतिहास काल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया? आद्य इतिहास आया। आद्य इतिहास में क्या हुआ? ये आद्य इतिहास में लिखित साक्ष्य भी मिलना शुरू हो गए, ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं गया। फिर ऐतिहासिक आया, यहाँ से लिखित साक्ष्य को भी पढ़ा जाने लगा। तो वहीं से जब लिखित साक्ष्य पढ़ा जाने लगा तो वहां से प्रागैतिहास खत्म हो गया और इतिहास स्टार्ट हो गया। इसलिए मानव ने लिखना जब से सीखी, ठीक है, लिखित साक्ष्य में। अगला देख लेते हैं
कि भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? हिस्टोरिक पीरियड बताइए कब से माना जाता है? 30 लाख ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व एंड 647 ईस्वी से। बताइए 41 का आंसर। 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब? 1000 वैदिक सभ्यता आई। ठीक है, देखिएगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में हमने डिवाइड किया था, याद है? ऋग वैदिक, ठीक है, वैदिक, और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, ठीक। तो इसका क्या था? 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक। और यहां से 600 से कितना? 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, ठीक है। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ये 600 से स्टार्ट हो रहा है उत्तर वैदिक, ठीक है। तो यही उत्तर वैदिक में ऐतिहासिक काल माना जाता है इसको, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा लिखित साक्ष्य मिलने लगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो क्या बोलोगे? उत्तर वैदिक काल के स्टार्टिंग से हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है। चलो, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें लेखन नहीं, प्रमाण मिला है। क्योंकि इसमें वह प्रमाण मिला है लेखन नहीं मिला, ठीक है। इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक में माना जाता है, ठीक है। अगला, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक तिथि के तदनुसार है? बताइए। 22 मार्च, 15 मई, 31 मार्च, 21 अप्रैल। देख लीजिए, यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया था ये। सही है, 43 का आंसर 22 मार्च, ठीक है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग क्या है? एक चैत्र मतलब 21 मार्च, सॉरी 22 मार्च, ठीक है। चलिए, इसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांट दिया। किसने बांटा? हेरोडोटस, सिसरो, प्लिनी एंड सेलेरियन, सेलेरियस। सेलेरियस, 44 का आंसर क्या हो जाएगा? सिलेरियस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत का प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण की महत्वपूर्ण सूचना किसने दी? फाहयान, हेनसांग, अल मसूदी, अल बरूनी। बताइए, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? अल बरूनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका आंसर दिया। मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे चुका हूँ ऑलरेडी, टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। आप लोग करते रहिए, चलो एक बार अपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस फिर से करिए, ठीक है। चलिए, अब हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर एमसीक्यू का, जो कि ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक इतिहास हमसे स्टार्ट होता है, जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य मिलने लगे। चलिए करते हैं आगे। तो इसमें क्या कहा गया? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। बीते हुए घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? बीते घटनाओं की जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। क्या कहेंगे? ऐतिहासिक स्रोत। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है ऐतिहासिक स्रोत। आगे देखो, निम्नलिखित में से, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में, नहीं, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। बताइए इसमें कौन सा है? क्या कहोगे? ए आंसर का सही है कि साहित्यिक स्रोत की तुलना
में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित। चल आगे देखिए, अगला है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या कहा गया कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस वेद में? वैदिक युग हो गए, इसका आंसर ऋग्वेद में दी गई। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं, श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है, बताइए। चौथे का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? पुराण। पुराण इसका आंसर नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखिए फिर से अगेन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कौन सा बताइए पांचवा? तो महाभारत मानता है। त्रिपिटक, छठवां क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, ये जो त्रिपिटक दिए गए इसमें किसने का है? जैन का है, बौद्ध का, सिख का है, हिंदुओं का है, तो क्या कहोगे? बौद्ध का। ठीक है, जातक कथा ये क्या किसका है? वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव, क्या कहोगे? बौद्ध का। ठीक है, ये कौन सा है? सातवां क्वेश्चन। ठीक, सातवां। अगला आठवां देखो, आठवां क्या है? मिलिंद पनाहो, मिलिंद पनाहो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में, और भिक्षु के मध्य के संवाद के रूप में मिलित बनाओ किसके बीच में? बताइए। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, बताइए। आठ का आंसर बताइए, क्या कहोगे? नागसेन के मध्य। देखा है, राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य। चलिए आगे देखते हैं, नौवा। नौवा नौवा क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना माइकिया वेली के प्रिंस से की जाती है? माइकिया वेली के प्रिंस से की जाती है, किसकी तुलना की जाती है? कालिदास की मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, और त्रिवल्लुवर का त्रिवकुरल, बताइए। इसका आंसर क्वेश्चन है ये, नौ का बताइए आंसर। क्या कहोगे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसकी तुलना जो है माइकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए अगला देखिए, 10 है ये 10 क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया बताइए। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन। 10 का आंसर बताइए। तो राजनीतिक जीवन पर। ठीक है, राजनीतिक नीतियों पर। कल्हड़, ये 11। ठीक, 11 का आंसर तो आपका बताइए। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक कौन सी है बताइए? 11। तो राजतरंगिणी, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी। ये क्या है? ये 12। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई बताइए? अष्टाध्यायी वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव एंड वाल्मीकि। अष्टाध्यायी 12 का आंसर बताइए, क्या कहोगे? पाणिनि पिता। महाभाष्य 13, 13 क्वेश्चन, 13 महाभाष्य के रचनाकार कौन है? कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, भैरवी। भाष्य 13 का आंसर बताइए, क्या कहेंगे? पतंजलि। ठीक है, कालिदास द्वारा 14, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था पुष्यमित्र सुंग, अग्निमित्र, और गौतमी पुत्र सतकर्णी, और चंद्रगुप्त शिखंडी। बताइए, मालविकाग्निमित्रम का नाटक में नायक कौन था? कालिदास की पुस्तक है ये। सीधा सीधा इसी क्वेश्चन पे डबल क्वेश्चन बन सकते हैं कि कालिदास की कौन सी पुस्तक है? तो मालविकाग्निमित्रम। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में नायक कौन है? तो अग्नि। आगे देखिए, 15 में हर्षचरित किसके रचयिता?
किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई बताइए? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। हर्षचरित ये रचना है बाणभट्ट। 16 16 देखिए, फटाफट करिए। विक्रम विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम? विक्रमाचरित्र के रचनाकार कल्हड़, बिल्हड़, वाल्मीकि, वेदव्यास। विक्रमाचरित्र के रचना 16 का कुछ 16 का आंसर बताइए फटाफट। क्या कहेंगे? बिल्हड़। विक्रमाचरित्र के रचनाकार बिल्हड़। चंद 17 चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए? चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विशद। क्या कहोगे? पृथ्वीराज। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हाँ, 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं? सिकंदर के साथ कौन कौन नहीं आया, मतलब कौन नहीं आया है बताइए? तो निर्याकस, एंटी एनासिक्रिटस एनासिक्रिटस, एरिस्टिबुलस एंड हेरोडोटस। कौन नहीं आया बताइए सिकंदर के साथ? 18 का आंसर बताइए। क्या कहोगे? हेरोडोटस नहीं आया, तो कौन कौन आए थे ये बताइए? निर्याकस और एनासिक्रिटस और एरिस्टोबुलस। ठीक है, ये 3 आए थे इसके साथ सिकंदर के साथ। अगला देखिए 19 का। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया बताइए? मेगास्थनीज, फायान, हेनसोंग एंड इसिंग। 19 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? मेगास्थनीज से सबसे पहले भारत की यात्रा की। ठीक है, चलिए अगला बताइए कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। मेगास्थनीज की पुस्तक अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण और इंडिका। बताइए किसका आंसर क्या होगा? इंडिका। ठीक है, चलिए। जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो एंड प्लिनी। किसने की जियोग्राफिया की रचना? तो क्या कहोगे? स्ट्रेबो की। ठीक है, जियोग्राफिया की रचना स्ट्रेबो की। प्लिनी की पुस्तक कौन सी है? प्लिनी, हिस्ट्रीज, नेचुरल नेचुरलिस, हिस्टोरिका, जियोग्राफिया या फिर जियोग्राफी। बताइए प्लिनी की पुस्तक 22 का आंसर नेचुरलिस, हिस्टोरिका, हिस्टोरिया, नेचुरलिस, हिस्टोरिया। ठीक है, पे, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन की रचना किसने की? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रोबो या फिर अज्ञात नाम मिलता है ये नहीं लिखा। बताइए तो इसका आंसर बताइए फटाफट। क्या कहेंगे? इसका नाम अज्ञात है, यूनानी है। पायान कहाँ का निवासी था बताइए? पायान भूटान का, अमेरिका का, चीन का, वर्मा का। 24 का आंसर बताइए। तो क्या कहेंगे? चीन का। तो आप लिखा फायान, चीन का। तो फायान ने किसके शासनकाल में भारत आया ये बताइए? शासनकाल में आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के, अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके शासनकाल में 25 का आंसर बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। अगला बताइए 26। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के समय बताइए। आयान, इत्सिंग, मेगास्थनीज और हिंसा। हर्षवर्धन के समय हिंद। ठीक, क्या आंसर होगा? हिंसा। अगला बताइए 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कह के संबोधित किया? किसने किया बताइए? पाल ने, प्रतिहार ने, राष्ट्रकूट ने, सेन ने। 27 का आंसर बताइए फटाफट। क्या कहेंगे? पाल ने कहकर इसको संबोधित। अगला बताइए 28। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी महमूद गजनवी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। 28 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? महमूद गजनवी। ठीक है, ये आंसर। चलिए अगला देखिए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, मध्य एशिया से। इब्न बतूता कहाँ का था बताइए? 29 का आंसर क्या कहेंगे? मोरक्को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया?
तो एक चीज और याद रख लीजिए यहाँ से सीधा, दक्षिण अफ्रीका का यात्री था। कहाँ कहाँ का था? अब दक्षिण अफ्रीका में मोरक्को का, ठीक है। तो किसके शासन काल में आया ये? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, किसके दरबार में? बताइए किसके शासन काल में? 30 का आंसर फटाफट क्या कहेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ठीक है। अगला देखिए कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय, किसके शासनकाल में आया? 31 का आंसर बताइए क्या कहेंगे? देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा, ठीक है। इसने मिर्जा शाहरुख ने, ठीक है, अब्दुल रज्जाक द्वारा। तो मिर्जा 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 शाहरुख के राजदूत कौन थे? अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक आए कहाँ पे? विजयनगर में, ठीक है। देवराय सेकंड के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? बताइए 32 का आंसर। 1784, 1800, 1857, 1861, 32 का आंसर बताइए क्या कहेंगे? 1861 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन? जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर, कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता बताइए। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता। चौथे इसका आंसर दयाराम साहनी। चलिए अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1901, 1921, 1935, 1942, 1921। 36 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित सॉरी हाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में से किसने जिन दो भारतीय के नाम से जुड़ा है वे हैं? कौन कौन बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता का किससे जुड़ा? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल, रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्स और बीवी राय। बताइए आंसर क्या होगा इसका? 36 का क्या कहेंगे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ठीक है। अगला बताइए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रभारी कौन था इसका? हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल डाट। बताइए आंसर 37 का क्या होगा इसका? सर जॉन मार्शल, खुदाई के पुरातात्विक प्रभारी। अगला बताइए 38। 38 में क्या कहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपि का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन। बताइए न्यूमिस्मेटिक्स न्यूमिस्मेटिक्स क्या? न्यूमिस्मेटिक्स आर्टिस्ट का आंसर बताइए क्या कहेंगे? ये सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स का होता है। एशिया माइनर की स्थित भोजकोई का महत्व इसलिए है, आइए आंसर वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासप्त का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यापारिक केंद्र था। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं से हुई। इनमें से कोई बताइए आंसर कौन सा? 39 का 39 का आंसर वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं के उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र, ठीक है। ये हो जाएगा भोजपुरी।
अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बताइए। जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैटकॉफ, जेम्स प्रिंसअप। चलिए इसका आंसर बताइए। कहेंगे जेम्स प्रिंसअप ना। अब आगे देखिए फटाफट। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में है? अशोक के अभिलेख प्राकृतिक, ब्राह्मणी, संस्कृत, संस्कृत व ब्राह्मणी, पाली ब्राह्मणी, हिंदी ब्राह्मणी। 41 का आंसर बताइए। तो प्राकृतिक और ब्राह्मणी। क्या? तो प्राकृतिक उसका उनका क्या थी, भाषा थी। लिपि क्या थी, ब्राह्मणी। वहां से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए। द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए, ग्रीक एवं अरमाई। द्विभाषाई अभिलेख कहाँ से? शान ए गुना निकांधार, मानसेहरा, कालसी और कलिंग से। बताइए कहाँ से? 42 का आंसर बताइए। क्या कहोगे? शान ए गुना, गुना, शान ए गुना से द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए। ओके। अशोक के मानसेहरा यानी पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया, बताइए। खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। 43 का आंसर बताइए। करेंगे खरोष्ठी लिपि का, में खरोष्ठी लिपि का। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती है? ब्राह्मणी, नंद नगरी, शारदा, खरोष्ठी। 44 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे कि खरोष्ठी जो है वह दाई से बाई ओर। हेलियोडोरस और वेशनगर अभिलेख संदर्भित है। संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रबुद्धन से, संकर्षण प्रबुद्धन तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। बताइए आंसर इसका। 45 डी। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख जो है वो वासुदेव से संबंधित है। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित बताइए। गुम्फा, जूनागढ़, नानघाट, नासिक। 40 का आंसर। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से। सर्वप्रथम भारत के विशुद्ध संस्कृत भाषा और लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? किस राजा द्वारा किया? यवन राजा मियंडर द्वारा, शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा, पार्थो राजा गो गोंदो फ्रिनिक्स द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। आंसर बताइए 47 का। आंसर बताइए फटाफट। 43 का आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर। ठीक है। विशुद्ध संस्कृत यानी भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख जो है सब रुद्रदामन द्वारा। काव्य शैली प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र पष्ट के, इनमें से कोई नहीं। बताइए 48 का आंसर। क्या कहेंगे? रुद्रदामन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? किस अभिलेख में? गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। आंसर बताइए 49 का। क्या होगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का। अगला
50। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके किस उसके किस अभिलेख में उपलब्ध? सैनिक प्रेरण, गया, नालंदा और प्रयाग, किस अभिलेख में? 50 का आंसर है। हाँ, ठीक है। 50 का आंसर बताइए। तो प्रयागराज के जो अभिलेख है उसमें जो है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। 51 की बात बताइए। 51। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि था? हरिसेन किस दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त, शिखर। 51 का समुद्रगुप्त आंसर। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ठीक है। मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित स्तंभ, लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी किस सदी में हुआ? निर्माण किस सदी में हुआ बताइए? 52 का। क्या कहेंगे? चतुर्थ सदी। ठीक है। मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी। दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? कुवत उल इस्लाम, अशोक चंद्र, हर्ष और नंद अनंगपाल। 53 में क्या कहेंगे? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? भीतरगांव लेख, बिलर बिलसड़ स्तंभ लेख, एरण अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख। बताइए सती प्रथा का साक्ष्य। 54 क्या कहेंगे? एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। एरण अभिलेख के संबंध में किस शासक से है? किससे है एरण अभिलेख? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। बताइए 55। 55 का आंसर बताइए। ठीक, क्या कहेंगे? भानुगुप्त। एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था? एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य द्वितीय। 56 का आंसर बताइए। पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। चलिए आगे देखिए। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से, वंश खेड़ा अभिलेख से, हाथी गुम्फा से, हेन सॉन्ग के वर्णन से। बताइए 57 का आंसर क्या कहेंगे? एहोल अभिलेख से जानकारी। क्या बताइए? 58। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में है? इलाहाबाद स्तंभ लेख, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलापाड़ू दान लेख में, हनु हनुमकोड़ा उत्कीर्ण लेख में। 58 का आंसर क्या कहोगे? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। ठीक है। कवि कालिदास के नाम लेख एहोल में। अभिलेखों के ऐतिहासिक प्रख्याख्यान के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? पारंतक फर्स्ट, राज राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, इनमें में से कोई नहीं। 59 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? राज राजा फर्स्ट। क्या? तो ऐतिहासिक प्रख्याथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राज राजा फर्स्ट ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महाभाषा का कार्य प्रणाली
विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कार्य प्रणाली विषय में विस्तृत जानकारी। 60वां आंसर था 60 का। उत्तर मेरूर, तंजौर, मणिमंगलम, इनमें में से कोई। 60 का आंसर क्या कहेंगे? उत्तर मेरू में है कि महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी। भारत में सिक्कों के प्रचलन कब से आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, कनिष्क के शासनकाल, हर्षवर्धन के शासनकाल। 61 क्या कहेंगे? 600 ईसा पूर्व से सिक्कों का प्रचलन शुरू। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, प्राचीनतम मुद्रा जो मानी जाती है वो कौन सी? आहत सिक्के, इंडो बैक्टीरियन सिक्के, सीथियन, अनपार्थियन। 62 का आंसर बताइए। तो आहत सिक्के, ठीक है, प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बताइए। कुषाण, इंडो बैक्टीरियन, सब एंड गुप्त। बताइए। 63 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? इंडो बैक्टीरियन स्वर्ण मुद्रा। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने, इंडो बैक्टीरिया ने, शक ने, गुप्त ने। शुद्ध सिक्के इसके सोने के। 64 का आंसर बताओ। क्या कहोगे? कुषाण ने सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी होती? सीसा, कोटील, तांबा, स्वर्ण की। 62 का आंसर बताइए। शीशे की बनी होती थी। सातवाहन एक ऐसे शासक थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, और कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ इतिहास में जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन। ठीक है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा किसने? बड़े पैमाने पर। ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, कुषाण ने, सुंगों ने। 62 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? कुषाण ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई। चलिए आगे देखिए। 65 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? बताइए। कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के। 67 का आंसर बी। क्या कहा गए? गुप्त काल में। ठीक है। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के कहाँ से मिले? दिल्ली से, आगरा से, जयपुर से, अरिक मेरू से। 68 का आंसर बताइए। क्या कहा? तो अरिक अरिक मेरू से रोमन सिक्के मिले हैं। ठीक है, अरिक मेरू। अरिक मेरू। चलिए अगला देखिए। भी भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उद्गम स्थल। भाई 69 का आंसर क्या कहोगे? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। ठीक। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? कर्णभूमि, कर्णदीप, चावदीप, प्रमंड, प्रलय प्रलय मंडल। 70 का आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? स्वर्ण भूमि कहा जाता है इसको प्राचीन काल में। वर्मा को, वर्मा जो म्यांमार है इस समय, तो भाई सही बात हो रही। अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कम्बोडिया। 70 का आंसर क्या कहोगे? ओंकार वाट का मंदिर, कम्बोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में? नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश। 72 का आंसर
लैटिन, ठीक है। चचनामा हिंद का इतिहास है मूल रूप से किस भाषा में? चचनामा में सिंध का इतिहास है मूल रूप से किस भाषा में? ठीक, चचनामा फारसी, हिब्रू, अरबी, संस्कृत। 73 आंसर क्या होगी? अरबी भाषा में चचनामा। अगला 74 का बताइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों और राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? श्रमण, परिव्रजक, अग्रहरि, गण। 74 का आंसर बताइए। तो मगध। राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध का व्यवसाय। चीनी यात्री सुंगयुन सुंगयुन भारत यात्रा की थी कब? चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? 518 से 522 ईस्वी, 525 से 532 ईस्वी, 545 से 542 ईस्वी, 552 से 92 से 597 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। ये भी होता है, बताइए। 75 का आंसर, 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 518 से 522। इस सुंग युन ने यात्रा की, चीन यात्रा। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी ईसा पूर्व तिथि में उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? 3101 ईसा पूर्व की तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? पुलकेशिन सेकेंड का एहोल अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, 226 का नंदसा अभिलेख और 238 का बड़वा अभिलेख। भाई 76 क्या कहेंगे? पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख मिलता है महाभारत युद्ध के लिए, ठीक है। रवातव रवातक रवातक अभिलेख का संबंध किससे? अशोक, रुद्रदामन से, कनिष्क से, समुद्रगुप्त से। 77 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? कनिष्क से। रवातव रवातक का अभिलेख का संबंध है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रोबो एंड एरियन। बताइए। तो हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। चलिए अगला देखिए। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? पी दस्सी, पोलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंगम, जेम्स प्रिंसर। 79 का आंसर बताइए। क्या कहेंगे? जेम्स प्रिंसर। किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उदाचित किया? जेम्स प्रिंसर ने। उदाचित मतलब पढ़ा, मतलब उजागर किया क्या लिखा। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? नहीं, चचनामा सिंध का इतिहास बताता है, क्या जो अरबी भाषा में है, और इसका फारसी अनुवाद किसने किया ये पूछा गया है। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद औफी, शम्स ए सिराज, मोहम्मद अली बिन अबू बकर उफी, उपर्युक्त में से एक से बताइए। 80 का आंसर क्या कहेंगे? मोहम्मद अली बिन अबू बकर। मोहम्मद अली बिन अबू बकर ने चचनामा का फारसी अनुवाद किया। मोहम्मद अली बिन अबू बकर, ठीक है। चलिए ये हमारे प्रागैतिहासिक काल भी समाप्त हो गया। ये उसके आंसर तो देखें, ठीक है। आप लोग इसको फिर से एक बार ट्राई करिएगा, तो कंठस्थ हो जाता है। प्रागैतिहासिक काल आएगा से तब 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक
बताइए करें? कितना है ये? सबसे ज्यादा ये वाला पोर्शन ज्यादा। 163 क्वेश्चन है इस पोर्शन में। भाई करा जाए? बोर तो नहीं हुए आप लोग? हैं? एक घंटा हो गया पढ़ते हुए, ठीक है। घंटा और मारने बताइए कि नहीं? चलिए अगली क्लास में, ठीक है। चलिए ओके। ओके धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और इसको प्यार दीजिए इसको।